नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर स्टेशन पर। हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 की सेकंड क्लास को लेकर। दोस्तों हम जैसे कि आप जानते हैं कि सीरीज़ में हम टॉपिक जो भी उठा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों फिर आज का जो हमारी क्लास है इसमें हम जानेंगे पदार्थ के बारे में और धारा के बारे में। जैसे कि पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ तीन तरह के होते हैं, आप सभी जानते होंगे, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। दोस्तों इनके अंतर क्या क्या है? दोस्तों जैसा कि हम ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस का आयतन और आकार ये दोनों ही निश्चित होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें हम द्रव की, तो द्रव में जो आकार है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अगर हम बात करें गैस की, तो इसमें दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है दोस्तों। तो पदार्थ के बारे में जाना कि पदार्थ तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इनके बारे में जाना कि किसका आयतन निश्चित होता है। अगर हम ठोस के बारे में बात करते हैं तो ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस में जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, बट आकार उसका निश्चित नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि द्रव में आपका पानी, लिक्विड की चीजें आती है सारी, आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस में न ही आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। दोस्तों परमाणु के बारे में बात करते हैं कि इसके नाभिक में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार जो संरचना होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे कि जानते होंगे आप लोग, इसकी एक जो संरचना होती है इसका एक सूत्र होता है जिसका फॉर्मूला है, उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जैसे अब जो इसका कक्ष होता है k कक्ष में, अगर बात करते हैं हम k कक्ष के बारे में, तो 2 इंटू पहला है तो 1 का होल स्क्वायर, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं इसके नीचे L के बारे में, L कक्ष के बारे में, तो इसमें 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सेकंड संरचना में आपने देखा होगा 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर अब बात करते हैं इससे आगे, तो M कक्ष के बारे में 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बात करते हैं N कक्ष के बारे में, 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है इसकी संरचना जिसका सूत्र है ये। इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम धारा के बारे में, ठीक है दोस्तों। धारा दोस्तों दो तरह की होती है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीसी करंट, डीसी धारा होती है और एसी धारा होती है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा होता है दिष्ट धारा, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे दिष्ट धारा को, जिसे हम बोलते हैं डीसी करंट। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो दिशा है, पहला पॉइंट है इसका दिशा और परिमाण, ये फिक्स होता है, ठीक है दोस्तों। दिशा और परिमाण इसका फिक्स होता है, एक निश्चित होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो डीसी करंट को बैटरी में संचय किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके तीसरे पॉइंट को लेकर, तो दोस्तों डीसी करंट को दूर तक भेजना असंभव है, क्योंकि इसमें वैद्युत की हानि
अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट को, चौथे पॉइंट को लेकर। जैसे कि दोस्तों इसकी जो हर्टेज होती है वो शून्य होती है। जैसा कि आप जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, अगर जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना अधिक झटका लगेगा, उतना विद्युत का झटका जो है वो इंसान को अधिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमने पढ़ा डीसी के बारे में। अब बात करते हैं हम एसी करंट को लेकर। इसमें एक पॉइंट और भी है कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, डीसी से एसी में कन्वर्ट करने का जो करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर का प्रयोग हम डीसी से एसी में करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसी करंट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहला इसमें यह है कि इसका दिशा परिमाण वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को, एसी करंट को, एसी को अधिक दूर तक भेजना सबसे आसान होता है। ठीक है दोस्तों, डीसी के मुकाबले, डीसी करंट के मुकाबले एसी करंट को दूर तक भेजना सबसे आसान होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी करंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी, एसी से डीसी में धारा को कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 पॉइंट जाना कि प्रत्यावर्ती धारा का दिशा और जिसकी दिशा है और परिमाण है वो इसका फिक्स नहीं होता है। एसी को अधिक दूर तक भेजना सबसे आसान होता है, किसके मुकाबले, डीसी के मुकाबले। और एसी से डीसी में धारा को कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा है इसमें एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि दिशा और परिमाण किसका फिक्स नहीं होता, तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि आपका प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिश धारा या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके मुकाबले अधिक दूर तक भेजना कौन सी धारा को आसान होता है, तो उसका आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि डीसी के मुकाबले एसी को भेजना अधिक दूर तक वो आसान होता है। और बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि इन्वर्टर का प्रयोग किस धारा को परिवर्तित करने के लिए होता है, डीसी को एसी से, एसी को डीसी में या दोनों में। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी से एसी में करने के लिए किया जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो उसका आंसर होगा एसी से डीसी में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास में अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।